क्या किसी स्टेट का सीएम नए आईपीएस आईएएस ऑफिसर को रिक्रूट करने से मना कर सकता है? क्या कोई स्टेट बिना आईएएस ऑफिसर के रन हो सकता है? मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन और भत्ते दो माह तक विलंबित करता हूं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इज इन बिग फाइनेंशियल मेस और इस पूरे मेस की जिम्मेदार सीएम सुक्खू जो हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये जानते हैं कि आखिर इतना बड़ा मेस क्यों हो रहा है और इतने बड़ी तादाद में कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स क्यों नहीं चाहिए हिमाचल प्रदेश में। लेट अस गो डिग डीप इनटू इट। ये न्यूज देख रहे हैं आप, ये न्यूज जो है बीजेपी गवर्नमेंट पे ब्लेम किया जा रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार जो है वो बहुत ही लो लेवल थर्ड क्लास की पब्लिक सर्विस दे रही है और सिर्फ चुनिंदा लोगों को वो सब्सिडी दे रही है। मतलब कि अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर की जरूरत नहीं है, ऐसा सीएम सुक्खू कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, रीजन जानते हैं सबसे पहले। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम पे काफी कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड एंड बर्निंग इश्यूज आने वाले हैं। ये जो आप शीट देख रहे हैं ये है काडर वैकेंसी लिस्ट, मतलब कि हर साल कितने आईएएस ऑफिसर किस किस स्टेट में जाएंगे, कौन कौन सा काडर उनको मिलेगा। तो ये यूपीएससी ये 2024 का है, इस साल का अभी थोड़े दिनों बाद आएगा। तो अगर हम देखें टोटल अगर 180 आईएएस ऑफिसर की वैकेंसी है नए रिक्रूटमेंट पे, तो हर राज्य में कितने आईएएस ऑफिसर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में जो आईएएस ऑफिसर 2024 में जाएंगे, मतलब गए थे, वो सिर्फ 2 थे, यानी कि 2 ही ऐसी वैकेंसी थी आईएएस ऑफिसर की। मतलब ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। और पता है ये जो 2 वैकेंसी भी है ये आउटसाइडर की वैकेंसी है, मतलब कि जो भी यूपीएससी टॉपर जो है नॉन हिमाचल प्रदेश बॉर्न होगा वही जाएगा हिमाचल प्रदेश में। जो बच्चा अगर हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ होगा वो अपने स्टेट में इस वाले ब्रेकअप के हिसाब से वो आईएएस नहीं बन पाएगा, मतलब कि बाहर से ही लोग जाएंगे। ठीक है, तो 2 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। अब एक चीज दिखाता हूं आपको याद है कि हमने इल्मा अफरोज जी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज को कैसे एमएलए के अगेंस्ट में चालान पड़ना पड़ा भारी, है ना। तो यहां से वो पूरा मुद्दा निकल कर आता है कि अब सीएम सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है उनके पास पैसे नहीं है इन बड़े बड़े अफसरों को देने के लिए। क्यों नहीं पैसे हैं, क्या रीजन है, ये देखिए। सीएम सुखविंदर का कहना यह है कि मुझे नहीं चाहिए 153 आईएएस ऑफिसर्स 70 लाख पॉपुलेशन पर। ठीक है, उनका कहना यह है कि हटाओ इनको। स्पेसिफिकली उनका कहना यह है कि अब जो है आईएफएस ऑफिसर्स को भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब रैशनलाइज करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन और मैक्सिमम जो पॉसिबली रीडिस्ट्रीब्यूशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं करने वाला हूं वो अब स्टेट के फॉरेस्ट ऑफिसर्स पे करने वाला हूं। उनका कहना है इनको कम करके और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को कम करके मैं मिनिमाइज करना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, ताकि मैं अच्छी तरीके से गवर्नेंस दे सकूं, वो भी पीपल सेंट्रिक। अब आप मुझे ये बताओ कि बिना आईएएस, बिना आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर जो कि एक सेंट्रल सर्विसेज वाले ऑफिसर हैं, उनके बिना एक स्टेट रन हो सकता है क्या? आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, दूसरा, क्या सीएम ये फैसला ले सकते हैं कि नए रिक्रूट आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर को वो अपनी स्टेट में नई रिक्रूटमेंट न दें? देखिए, ये सीएम अपनी बात रख सकते हैं सेंटर के सामने, यानी डीओपीटी के सामने। ये कोई डिसीजन नहीं रख सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ था, हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व सीएम थे उन्होंने भी ऐसा किया था, लेकिन सेंटर से उनकी जो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। इन्होंने भी एक रिक्वेस्ट रखी हुई है कि भाई हमें नहीं चाहिए इतने 153 आईएएस ऑफिसर्स, इनके पास पैसा देने के लिए पैसा ही नहीं है। ठीक है, डिटेल में आते हैं क्यों। ये देखिए आखिर रीजन क्या है। रीजन ये है दोस्तों, सबसे बड़ा जो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू साहब हैं उनका कहना है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट इससे पहले थी उन लोगों ने इतना ज्यादा लोगों की सैलरी होल्ड की, इतना ज्यादा लोन लिया कि हमारा जो पैसा हम कमा रहे हैं और जो हम लोन ले रहे हैं वो पैसा तो लोन चुकाने में ही चला जा रहा है। समझ रहे हो कि हिमाचल प्रदेश अगर लोन ले रहा है तो वो ग्रोथ में नहीं इस्तेमाल कर रहा है, वो लोन और जो कर्ज है उसको चुकता करने में लगा रहा है। कहने का मतलब यह है राइजिंग एक्सपेंडिचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का टोटल डेट जो है 75,000 करोड़ है और जो कि काफी लायबिलिटी है। स्पेसिफिकली 10,000 करोड़ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। कहने का मतलब यह है
कि 33,000 करोड़ में से सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो पूरा एक तरीके से ये लगा लो कि 41% तो उनकी सैलरी देने में चली जाती है और उसके बाद 21% अराउंड पेंशन होता है। हिमाचल प्रदेश इंडिया का एक लौता स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा जो है वो हाईएस्ट पेंशन स्पेंडिंग स्टेट है। और इसका भी रीजन बताते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की और जिसकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम होना पड़ा। ठीक है, तो कहने का ये है कि जब कांग्रेस सरकार आई हिमाचल प्रदेश में तो उन्होंने 28,000 करोड़ का लोन लिया, जिसमें से 18,000 करोड़ तो सिर्फ हमने कर्ज चुकाया जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे इन लोगों ने लिया हुआ था, पास्ट लोन को चुकाने में लग गए थे। दूसरी चीज, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब आई तो उसके बाद इलेक्शन में इन लोगों ने जबरदस्ती भाई ढेर सारी चीजें प्रॉमिस कर दी कि हम आपको बिजली देंगे, हम आपको ये देंगे। तो अपने इलेक्शन के टाइम को वादे को पूरा करने के लिए पैसा खर्च किया इलेक्शन जीतने के बाद, तो 300 फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट और लगभग 1100 करोड़ सब्सिडी, ये सब फ्री देने लगे। तो जब आप फ्री देने लगोगे ना तो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। इस पे प्रीलिम्स पे एक क्वेश्चन भी आया था कि अगर आप सही टैक्स नहीं वसूल रहे हो अपने ही मतलब स्टेट से तो फिर आपकी जो बोरोइंग है वो लोन पे करने में चली जाएगी और जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो तो वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। तो इनकी इकोनॉमी अब बहुत मेस हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। इस वजह से और रीजन क्या बता रहे हैं कि रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट, हर स्टेट को ग्रांट मिलता है सेंटर की तरफ से। वो ग्रांट पहले 8,000 करोड़ था, फिर 6,000 करोड़ हुआ, फिर 3,000 करोड़ हुआ। सेंटर से इनको कोई भी मदद नहीं मिल रही है, ऐसा सुक्खू साहब कह रहे हैं। तीसरा, सेंटर हैज स्टॉप जीएसटी कॉम्पनसेशन। कहने का मतलब कि हर स्टेट लगभग 3,000 करोड़ का जीएसटी कॉम्पनसेशन सेंटर ने अभी रोका हुआ है इनका। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो एक फिजिकल डेफिसिट है, फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, वो देखने को आपको मिल रहा है। देखो ये तुम्हारे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में बहुत फायदा करने वाला है। देखो सीएम की डिमांड क्या है सेंटर की तरफ से? सीएम साहब कहते हैं कि ऐसा है कि अब बहुत हो चुका है, अब आप लोग जो है वो अब आप लोग हमारी बात सुनिए। तो सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल लैक्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एयरपोर्ट, ही एक्सपेक्ट्स सेंटर जो है वो पूरा उसका खर्चा उठाए, क्योंकि ये एक हाई टूरिज्म स्टेट है, जगह जगह से लोग आते हैं, मनाली में आते हैं और अलग अलग ऊपर से चले जाते हैं, रोहतांग पास वगैरह। उनका कहना यह है कि 100% सेंट्रली फंडेड ये जो भानुपल्ली, बेरी और चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइंस है ये सेंटर ही फंड करे, हमारे पास तो पैसा नहीं है भाई। ठीक है, और क्या कहना है? मोर टैक्स डिवोल्यूशन, ग्रांट्स इन एड, रिलैक्सेशन इन बोरोइंग लिमिट अंडर एफआरबीएम, ये सब मिलनी चाहिए हिमाचल एज ए स्टेट को। हिमाचल हैज सॉट अ रिलैक्सेशन इन इट्स बोरोइंग लिमिट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो एफआरबीएम एक्ट से रिलेटेड भी इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, कंसर्न ओवर सोलान परवाणु हाईवे, फुल फंडिंग डिजास्टर फॉर रिलीज। अभी काफी फ्लड्स भी आए थे वहां पे, तो इनका कहना है कि सेंटर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इन सारे फ्लड मैनेजमेंट से, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहां से भाई लोगों का मुआवजा दे पाएंगे और पे कर पाएंगे। ठीक है, नाउ अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यार? देखो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स और मेंस, व्हाट एस्पिरेंट एंड स्टेट शुड टेक अवे। नंबर 1, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर रहेगी तो ही हम शॉर्ट टर्म फ्रीबीज दे पाएंगे। अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है तो ये मत करिएगा। ठीक है, रेवेन्यू शुड ग्रो बिफोर एक्सपेंसेस इंक्रीज, पहले कमाओ फिर खर्च करो। आप लोग कमा नहीं रहे हो, पहले वादे कर दे रहे हो, पहले खर्च ज्यादा कर दे रहे हो। डेप्ट मस्ट बी प्रोडक्टिव, मतलब कि बोरोइंग शुड फंड ग्रोथ नॉट रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन्स। आई बात समझ में? इसीलिए सस्टेनेबल वेलफेयर यानी कि पॉलिसीज लाइक ओल्ड पेंशन स्कीम को रिव्यू करना चाहिए इंप्लीमेंट करने से पहले। सेल्फ रिलायंस ग्रोथ पे ध्यान दो ताकि स्टेट में इनोवेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ताकि सेंटर के पैसे पे हम डिपेंड न रह सकें। ठीक है, और इलेक्शन में जबरदस्ती का हम भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे, मतलब तुम्हें सब कुछ फ्री दे देंगे, ये सब इलेक्शन के दौरान पे मत प्रॉमिस करो, क्योंकि जब तुम इलेक्शन जीतोगे तुम पैसा इसी में खर्चा कर दोगे, कहां से ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। ठीक है, सेम प्रीलिम्स में एफआरबीएम एक्ट, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ था प्रीलिम्स में 2020-21 में। सेंटर स्टेट रिलेशन, टैक्स का डिवोल्यूशन, ओपीएस वर्सेस एनपीएस, सब्सिडीज, फाइनेंशियल गवर्नेंस, ये प्रीलिम्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। जीएस2 में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से तुम्हें डेटा मिल जाएगा, केस स्टडी मिल जाएगी। ठीक है,
स्टडीज ऑन फिजिकल क्राइसिस, फेडरलिज्म एंड पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। ये सारी चीजें, ये क्वेश्चंस मैंने जनरेट किए हैं आपके लिए। ये क्वेश्चंस को तुम पॉज करके भी वीडियो देख सकते हो और टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और जरूर ट्राई करना आंसर लिखने के लिए, क्योंकि मेंस में तो ये जो पूरा किस्सा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब मैं चाहता हूं कि आप स्मार्ट स्टडी करें और पीवाईक्यू अस्त्रा, जो कि आपको इजीली 30 मार्क्स गारंटीड है आने वाले प्रीलिम्स में, हमने ये पूरा 11 वीडियो लेक्चर का शॉर्ट मिनी मॉड्यूल है जहां पर आप एनरोल करके पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हर टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस की है इन डेप्थ, ठीक है, और एक्सपेक्टेड आपको एक एक्सपेक्टेड रेशियो बताया है कि आखिर ये पढ़ लोगे, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में। हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, और तुमको खुद बताया है कि पीवाईक्यू की एनालिसिस करोगे कैसे, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। ले जाओ, प्रीलिम्स में वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है, अगर आप करने बैठोगे पीवाईक्यू एनालिसिस तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इट्स बेटर कि आप इस कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ऑलरेडी बच्चे फायदा उठा रहे हैं इसका और उनको काफी बूस्ट मिल रहा है, एक तो अपने प्रिपरेशन में, एक टेस्ट सीरीज के मार्क्स में, और एक कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्ट हो रहा है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है पीवाईक्यू अस्त्रा का, जाइए, इसकी डेमो वीडियो भी आप देखिए और आज ही एनरोल करिए और चुपचाप शांत अकेले में होके वीडियोस देखिए और लर्न करिए। देखिए प्रीलिम्स बहुत इजी होगा क्रैक करना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।